नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, क्योंकि असेसमेंट फॉर लर्निंग इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया। जो पिछली वीडियो थी वो थी असेसमेंट फॉर लर्निंग की। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है और असेसमेंट एज लर्निंग क्या है, और असेसमेंट ऑफ और असेसमेंट फॉर लर्निंग में डिफरेंसेस क्या हैं, अंतर क्या है, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं assessment of learning. Assessment that is accompanied by a number or later grade. समेटिव मतलब सबसे पहला तो जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है वो समेटिव असेसमेंट है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, लेकिन जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है वो समेटिव असेसमेंट है। मतलब मूल्यांकन जो एक संख्या या अक्षर ग्रेड के साथ है। इसमें जब भी हम असेसमेंट करते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, मूल्य मतलब हमेशा ग्रेड प्रोवाइड करते हैं या फिर मार्क्स देते हैं। तो जो समेटिव असेसमेंट होता है वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहलाता है। इसमें कंपेयर वन स्टूडेंट अचीवमेंट विद स्टैंडर्ड्स, इसमें मानकों के साथ एक छात्र की उपलब्धि की तुलना करता है। जो भी मानक होते हैं जैसे पास होना, फेल होना, या फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड पे आना, सेकंड पोजीशन पे आना, थर्ड पोजीशन पे आना। तो इसमें जो मतलब एक स्टैंडर्ड तय होता है, जो स्टूडेंट की उपलब्धि होती है, हम क्या करते हैं उससे तुलना करते हैं। रिजल्ट कैन बी कम्युनिकेटेड टू द स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। इसमें जो भी रिजल्ट होता है, जो भी स्टूडेंट का रिजल्ट आता है वो माता पिता को हम सूचित कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्रेड मिलता है और मार्क्स प्रोवाइड होते हैं। तो इसलिए जो भी उसके मार्क्स और जो भी ग्रेड हैं वो हम क्या कर सकते हैं, वो स्टूडेंट को हम और उसके पेरेंट्स को हम उसके बारे में बता सकते हैं। अगर एट द एंड्स ऑफ द लर्निंग यूनिट, शिक्षण इकाई के अंत में होता है। मतलब ये जो समेटिव असेसमेंट होता है या असेसमेंट ऑफ लर्निंग होती है वो हमेशा क्या होती है, सेमेस्टर एंड होता है, या जब ड्यूरिंग मतलब जो जब टीचिंग प्रोसेस खत्म हो जाती है, मतलब जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाती है। जैसे हम कुछ पढ़ा लेते हैं, उसके बाद हमें ये देखना होता है कि बच्चे ने जो भी हमने पर्टिकुलर यूनिट पढ़ाई है या जो भी हमने सिलेबस पूरा किया उसमें से क्या सीखा है। तो इसके बाद आप प्लेसमेंट कर सकते हैं। तो ये हमेशा अंत में होता है। जो समेटिव असेसमेंट है वो क्या है, हमेशा अंत में होता है। The process of communication information about student achievement and progress gained from the assessment process is typically referred to as assessment of learning. जो assessment of learning होती है उसकी जो उपलब्धि और मूल्यांकन प्रक्रिया से प्राप्त जो भी उसकी प्रोग्रेस होती है, बच्चे की जो भी स्टूडेंट ने मतलब प्रोग्रेस करी है जो लर्निंग में जो कुछ सीखा है उसके बारे में जो भी जानकारी होती है, हम क्या करते हैं उसको संप्रेषित करने की प्रक्रिया को आमतौर पर सीखने का आकलन कहा जाता है। मतलब जैसे हमने ये जाना कि जो समेटिव असेसमेंट होता है वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी होता है। तो ये हमेशा कब होता है, जब भी यूनिट हम पढ़ा लेते हैं उसके अंत में होता है। तो हमें ये पता चलता है कि छात्र की उपलब्धि क्या है, उसने कितना सीखा है, इसके बारे में मतलब जब भी हम उसकी उपलब्धि और कितना सीखने की बात करते हैं, किस कंटेंट को या क्या किस स्किल्स को बच्चे ने एक्वायर किया है, जब हम उसके बारे में बात करते हैं, उस प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं जो लास्ट में की जाती है सीखने के बाद में, तो वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहलाती है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग सबसे पहले क्रिएट एंड स्कोर बाय आउटसाइडर। मतलब इसमें जो स्कोर क्रिएट होते हैं आउटसाइडर के द्वारा, वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहलाती है। माइट सेंड स्टूडेंट द मैसेज दे आर नॉट स्मार्ट। मतलब इसमें जो मैसेज सेंड होता है कि मतलब जो भी बच्चा है उसकी प्रोग्रेस क्या है, उसने कितना अचीव किया है। तो मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि जो हार्ड वर्कर होते हैं, जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनकी जो असेसमेंट करने के बाद उनका जो स्कोर होता है, उनकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी होती है। और इसमें अकाउंटेबिलिटी होती है, एक ज़िम्मेदारी होती है कि अच्छे मार्क्स लाने हैं। और दूसरी चीज़ हम इसमें क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट का कंपैरिज़न कर सकते हैं, एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट से तुलना कर सकते हैं।
और इसमें जो टीचर होता है वो जज होता है। ये बैकवर्ड लुकिंग होता है, मतलब हमेशा पीछे वाली चीज़ों के लिए हम जज करते हैं, जैसे इसके बाद हम सुधार नहीं कर सकते। जैसे हम असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या करते हैं, सुधार कर सकते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट या असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होती है, उसमें हम जब भी ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। लेकिन जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होती है, इसमें जजमेंट देना पड़ता है, प्लेसमेंट होता है, लेकिन इसमें सुधार नहीं हो सकता। Assessment of learning. Assessment of learning assists teacher in using evidence of student learning to assess achievement against outcome and student. सीखने का आकलन शिक्षकों को परिणामों और छात्रों के खिलाफ उपलब्धि का आकलन करने के लिए छात्र सीखने के साक्ष्य का उपयोग करने में सहायता करता है। मतलब इसमें क्या होता है, जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होती है, इसमें टीचर के द्वारा जो भी एविडेंस यूज किया जाता है छात्रों का आकलन करने के लिए, वो एक साक्ष्य के रूप में, एक फैक्ट के रूप में, मतलब उसका उपयोग कर सकते हैं, एक एविडेंस के रूप में उपयोग कर सकते हैं। मतलब जैसे हमने बच्चे का असेसमेंट किया, हमने कोई यूनिट पढ़ा दी और उसके बाद हमने क्या किया, बच्चे का असेसमेंट किया, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो भी उसका, जो उसकी कॉपी है या जो भी उसके स्कोर आए हैं जिसके द्वारा प्राप्त हुए हैं, जिस फैक्ट के द्वारा प्राप्त हुए हैं, तो हम उसके आधार पर क्या कर सकते हैं, बच्चे की उपलब्धि का पता लगा सकते हैं। जो बच्चे ने लिखा है, जो बच्चे ने क्वेश्चन का आंसर दिया है, उसके आधार पर हम बच्चे की जो भी मतलब प्रोग्रेस है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। Also referred to as summative assessment, it usually occur at defined key point during a unit of work or at the end, of a unit terms of or semester and may use to rank or grade student। मतलब जो योगात्मक मूल्यांकन है, मतलब जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, जैसे कि इससे पहले हमने डिस्कस किया कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है उसको समेटिव असेसमेंट के रूप में भी जानते हैं, यानी कि योगात्मक मूल्यांकन के रूप में भी जाना जाता है। ये आमतौर पर काम की एक इकाई के दौरान या एक इकाई अवधि सेमेस्टर के अंत में परिभाषित प्रमुख बिंदुओं पर होता है। जैसे जब सेमेस्टर खत्म हो जाता है या यूनिट खत्म हो जाती है, तब जब हम असेसमेंट करते हैं तो वो कौन सा असेसमेंट कहलाता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये पता लगाने के लिए बच्चे ने कितना सीखा, उसकी कितनी प्रोग्रेस हुई है, इन चीजों का पता लगाने के लिए जब हम असेसमेंट करते हैं तो वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहलाती है या समेटिव असेसमेंट कहलाता है। और इसके जो प्रमुख बिंदु है वो है, छात्रों को रैंक या ग्रेड करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। मतलब जब भी हमें छात्रों को रैंक या फिर ग्रेड प्रोवाइड करवाने होते हैं, नंबर्स प्रोवाइड करवाने होते हैं, मार्क्स प्रोवाइड करवाने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, समेटिव असेसमेंट या असेसमेंट ऑफ लर्निंग करते हैं। The effectiveness of assessment of learning for grading or ranking depends on the validity and reliability of activities। मतलब जो ग्रेडिंग या रैंकिंग के लिए, सीखने के लिए मूल्यांकन की प्रभावशीलता गतिविधियों की वैधता और विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। मतलब जो असेसमेंट का इफेक्टिवनेस है वो किस पे रिफर करता है, जो भी लर्निंग मतलब जो भी ग्रेड मिलते हैं, जो वैलिडिटी होती है, जो भी एक्टिविटी की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी होती है, उसी के आधार पर ग्रेड और मार्क्स प्रोवाइड होते हैं। जो भी असेसमेंट के लिए मार्क्स दिए जाते हैं, ग्रेड या रैंक के लिए, सीखने मतलब जब हम लर्निंग का मूल्यांकन करते हैं उसके लिए जो भी ग्रेड हम देते हैं या रैंक देते हैं, तो जो हमारी गतिविधियां होती हैं, जो भी हमारे क्वेश्चन होते हैं, अगर बच्चों ने उसका आंसर प्रभावशीलता से किया है तो उसकी जो भी आंसर है उसकी वैधता और विश्वसनीयता पर उसके मार्क्स या उसके ग्रेड जो है वो निर्भर करते हैं। Its effectiveness as an opportunity for learning depends on the nature and quality of the feedback। सीखने के अवसर के रूप में इसकी प्रभावशीलता प्रतिक्रिया की प्रकृति और गुणवत्ता पर निर्भर करती है। मतलब जो सीखने का अवसर मिला है उसके रूप में जो भी प्रभावशीलता प्रतिक्रिया की का नेचर है और उसकी जो क्वालिटी है फीडबैक की, उस पर निर्भर करता है ये जो भी असेसमेंट है। फंक्शन ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब असेसमेंट ऑफ लर्निंग के फंक्शन क्या है, तो फाइंड द अचीवमेंट्स ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की उपलब्धि का
पता लगाना। इसमें सबसे पहले तो छात्र ने कितना सीखा है ये पता लगा सकते हैं, उसकी अचीवमेंट क्या है इसका पता लगा सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है फॉर प्रमोशन एंड प्लेसमेंट, क्योंकि ये हमेशा एंड में होता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होता है वो हमेशा एंड में होता है। तो अगर हमें स्टूडेंट का प्रमोशन करना होता है या प्लेसमेंट करना होता है तो भी हम क्या करते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग करते हैं। Used to plan future learning goal and pathway for student, छात्रों के लिए भविष्य के सीखने के लक्ष्यों और मार्गों की योजना बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब जैसे छात्र के लिए फ्यूचर के प्लानिंग कर सकते हैं, उसके लर्निंग गोल क्या होंगे या फिर उसके मतलब उसका स्ट्रीम क्या होगा, रास्ता क्या होगा, किस तरफ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये रास्ता बना सकते हैं। मतलब उसके फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग कर सकते हैं कि किस तरीके से का लर्निंग गोल होगा और किस तरीके का उसका रास्ता होगा, किस रास्ते पर चलकर वो आगे बढ़ेगा। प्रोवाइड एविडेंस ऑफ अचीवमेंट to the wider community including parents, educator and student themselves and outside group। माता पिता, शिक्षक, छात्रों को स्वयं और बाहरी समूहों सहित व्यापक समुदाय को उपलब्धि का प्रमाण प्रदान करता है। मतलब इसमें क्या होता है, एक एविडेंस मिलता है अचीवमेंट का, जो कम्युनिटी के लिए, पेरेंट्स के लिए, एजुकेटर के लिए, स्टूडेंट के लिए या फिर जो भी हैं उन सब के लिए एक ऐसा एविडेंस होता है जो बच्चे की उपलब्धि को दिखाता है कि बच्चे ने कितना सीखा है, उसकी स्किल्स क्या हैं, मतलब उसका अचीवमेंट क्या है, ये सभी जान सकते हैं। प्रोवाइड अ ट्रांसपेरेंट इंटरप्रिटेशन अक्रॉस ऑल ऑडियंस, सभी दर्शकों के बीच एक पारदर्शी व्याख्या प्रदान करता है। मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, जो भी रिजल्ट होता है स्टूडेंट का असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बाद, वो जो भी रिजल्ट होता है बच्चे का वो ट्रांसपेरेंट होता है। गाइडिंग प्रिंसिपल्स इन द असेसमेंट ऑफ लर्निंग, मतलब जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग के प्रिंसिपल हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मतलब जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है वो अधिगम का आकलन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। मतलब एक इंटीग्रल पार्ट कह सकते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, क्योंकि जब भी कंटेंट खत्म हो जाता है, जब भी यूनिट खत्म होती है या लर्निंग खत्म होती है, जैसे सेमेस्टर एंड हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा या बच्चे की अचीवमेंट क्या है ये जानने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है, असेसमेंट टूल शुड मैच द परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव, मूल्यांकन उपकरण प्रदर्शन उद्देश्य से मेल खाना चाहिए। मतलब जो बच्चे का परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव है, जो वो असेसमेंट टूल से मैच होना चाहिए। अगर जैसे सिलेबस है हम बच्चों का, अगर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं आते हैं तो क्या कर होता है, बच्चे स्कोर नहीं कर पाते, बच्चे उनकी प्रोग्रेस का पता नहीं लग सकता। इसीलिए जो परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव हैं, जो टूल हैं उसके आधार पर, असेसमेंट के जो टूल हैं उससे मैच खाने जरूरी हैं। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है, द रिजल्ट ऑफ असेसमेंट मस्ट बी फीड बैक टू द लर्नर्स, मूल्यांकन के परिणामों को शिक्षार्थियों को वापस फीड किया जाना चाहिए। मतलब जो भी रिजल्ट आता है असेसमेंट के बाद वो स्टूडेंट को ज़रूर बताना चाहिए कि उन्होंने क्या सीखा, उनकी अचीवमेंट क्या है, उनके मार्क्स क्या हैं, ये ज़रूर बताना चाहिए, ताकि उनको ये पता चलता है कि वो कहाँ पर आगे जा रहे हैं और कहाँ पर उनमें कमी है। वैसे इसके बाद हम सुधार नहीं कर सकते, लेकिन उनको अपनी अचीवमेंट के बारे में पता लग जाता है, अपनी स्किल्स के बारे में पता लग जाता है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है, इन असेसिंग लर्निंग टीचर्स मस्ट कंसीडर लर्नर्स लर्निंग स्टाइल एंड मल्टीपल इंटेलिजेंस एंड सो मस्ट कम अप विथ वेराइटी ऑफ वेज ऑफ असेसमेंट लर्निंग। अधिगम का आकलन करने में शिक्षकों को शिक्षार्थियों की सीखने की शैलियों और कई बुद्धिमानों पर विचार करना चाहिए, इसलिए अधिगम का आकलन करने के विभिन्न तरीकों के साथ आना चाहिए। मतलब जो जब भी अधिगम का आकलन कर रहे हैं, मतलब लर्निंग का असेसमेंट कर रहे हैं, तो शिक्षक के शिक्षार्थियों की सीखने की शैली और कई मतलब चीजों पर विचार करना चाहिए, जिससे अधिगम का आकलन करने के लिए विभिन्न तरीकों के साथ आना चाहिए। तो किस तरीके से बच्चे ने सीखा है, तो उसका जैसे होता है एक नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन, बहुत सारे वो होते हैं बच्चे के।
पहलू होते हैं, उन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर अगर हम बच्चे का असेसमेंट करते हैं तो क्या होता है, उनका इफेक्टिव असेसमेंट होता है। इसलिए जब भी हम कोई अधिगम का आकलन करने जा रहे हैं तो हमें विभिन्न तरीकों का उपयोग करना चाहिए। Assessment of learning should never be used as punishment or as a disciplinary measures। मतलब जो सीखने के आकलन को कभी भी सजा के रूप में या अनुशासनात्मक उपाय के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मतलब जो भी असेसमेंट ऑफ लर्निंग है पनिशमेंट के लिए या फिर डिसिप्लिनरी मेजर के लिए कभी भी उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। जैसे बहुत लोगों को लगता है कि स्टूडेंट पढ़ते नहीं है तो उन्हें फेल कर दो, तो इन चीज़ों के लिए कभी यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। रिजल्ट ऑफ लर्निंग असेसमेंट मस्ट बी कम्युनिकेटेड रेगुलरली एंड क्लियरली टू पेरेंट्स। सीखने के मूल्यांकन के परिणाम को माता पिता को नियमित रूप से स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए। जब भी हम मतलब रिजल्ट आता है बच्चों का, जब भी उनका असेसमेंट हो जाता है लर्निंग का, उसके बाद जब भी रिजल्ट आता है तो माता पिता को जो बच्चों का रिजल्ट है उसके रूप में स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए, ताकि जो भी बच्चे की असेसमेंट मतलब स्ट्रेंथ है और उनकी जो भी वीकनेस है वो पेरेंट्स को पता चल पाए। और जैसे कहते हैं कि जो घर होता है वो पहला स्कूल होता है, तो बहुत बार क्या होता है पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं बच्चों की प्रोग्रेस के लिए या बच्चों की कमियों को दूर करने के लिए। तो इसीलिए जो भी रिजल्ट है वो हमेशा पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना चाहिए। Emphasize on real world application that favor realistic performance over out of context drill items। वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग पर जोर दें और आउट ऑफ संदर्भ ड्रिल आइटम पर यथार्थवादी प्रदर्शन का पक्ष लेता है। मतलब जब भी हम कुछ मूल्यांकन कर रहे हैं या क्वेश्चन दे रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा रियल वर्ड से उसको कनेक्ट करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है जब भी कोई एजुकेशन की बात करते हैं तो वो हमेशा एप्लीकेशन बेस होती है, क्योंकि ऐसी एजुकेशन चाहिए हमें जो हम अप्लाई कर पाए। तो हमेशा ऐसे मतलब रियलिस्टिक चीज परफॉर्मेंस होनी चाहिए। जो भी उसके अभ्यास हों वो हमेशा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हों, जो रियल वर्ड से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होने चाहिए। नेक्स्ट है असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग अकर व्हेन स्टूडेंट आर देयर ओन एसेसर्स। मतलब सीखने के रूप में मूल्यांकन तब होता है जब छात्र अपने स्वयं के मूल्यांकन करता होते हैं। अब जब जैसे हमने असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या सीखा कि ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस होता है, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। और जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है वो हमेशा अंत में होता है, यूनिट के अंत में या फिर सेमेस्टर एंड में होता है। वैसे ही असेसमेंट एज लर्निंग जो होता है उसमें जो स्टूडेंट होता है वो खुद का ओन असेसमेंट कर सकता है, मतलब अपना खुद का मूल्यांकन कर सकता है कि उसने क्या सीखा है। Students monitor their own learning, ask questions, and use range of strategy to decide what they know and can do and how to use assessment for new learning। छात्र अपने स्वयं के सीखने की निगरानी करते हैं, मतलब इसमें अपनी खुद की जो भी लर्निंग है उसको मॉनिटर कर सकते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ये तय कर सकते हैं कि कौन सी रणनीति का उपयोग करेंगे ताकि वो आगे जो भी की जो लर्निंग है उसको कर सकते हैं, या जो भी चीज़ें वो जानते हैं या क्या कर सकते हैं, या फिर नए तरीके से क्या चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये खुद का असेसमेंट खुद कर सकते हैं। असेसमेंट एज लर्निंग जो है उसमें क्या होता है, छात्र स्वयं अपना मूल्यांकन खुद कर सकते हैं। इसमें वो डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें अपनी लर्निंग किस तरीके से करनी है, अपना रास्ता किस तरीके से तय करना है, अपनी लर्निंग की स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनानी है। मतलब जैसे हमें कोई चीज़ फिक्स करनी है, जैसे हम सेल्फ लर्निंग करते हैं तो वैसे हम सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं कि जो भी हम सीख रहे हैं वो इफेक्टिव है या नहीं है, तो हमें कोई और तरीका यूज़ करना चाहिए या फिर यही तरीका इफेक्टिव है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम क्या कर सकते हैं, खुद की लर्निंग को मॉनिटर कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लर्निंग को आगे बढ़ाने के लिए स्ट्रैटेजी वो डिसाइड कर सकते हैं, किस तरीके से न्यू लर्निंग में असेसमेंट का यूज़ करना है या किस तरीके से उपयोग करना है, ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ असेसमेंट एज लर्निंग। फंक्शन ऑफ असेसमेंट एज लर्निंग जो है, सबसे पहला पॉइंट है इनकरेज स्टूडेंट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग। इसमें क्या होता है, छात्रों को
अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। मतलब जो उनकी खुद की लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको इनकरेज कर सकते हैं, उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वो उनको खुद की जो भी लर्निंग की जिम्मेदारी है वो लेनी चाहिए। रिक्वायर स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन अबाउट देयर लर्निंग। छात्र को उनके सीखने के बारे में प्रश्न पूछने की आवश्यकता होती है। मतलब जो खुद जैसे हम बहुत बार सेल्फ असेसमेंट करते हैं कि हमने जो भी किया है वो सही है, बहुत बार होता है, ये चीजें होती है, तो वैसे हम लर्निंग का भी सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं खुद से, बहुत सारे वो बना सकते हैं कि क्या ये क्वेश्चन सही है, जो भी लर्निंग हम कर रहे हैं क्या वो सही है। तो छात्रों को उनके सीखने के बारे में प्रश्न पूछने की बहुत बार आवश्यकता पड़ती है। Involves teacher and student creating learning goal to encourage growth and development। विकास और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सीखने के लक्ष्यों को बनाने वाले शिक्षकों और छात्रों को शामिल करना। मतलब जो भी टीचर और स्टूडेंट हैं जो लर्निंग गोल्स को क्रिएट करते हैं, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए मतलब लोगों को इनकरेज करते हैं, तो उनको हम एक साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो शिक्षक हों या छात्र हों, तो उनको एक साथ शामिल कर सकते हैं कि सीखने के लक्ष्य जो हैं वो क्रिएट कर सकें और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इनकरेज कर सकें। नेक्स्ट जो है पॉइंट, प्रोवाइड वे फॉर स्टूडेंट टू यूज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फीडबैक एंड सेल्फ असेसमेंट टू हेल्प देम अंडरस्टैंड द नेक्स्ट स्टेप इन लर्निंग। छात्रों को औपचारिक और अनौपचारिक प्रतिक्रिया और आत्म मूल्यांकन का उपयोग करने के लिए तरीके प्रदान करता है, ताकि उन्हें सीखने के अगले चरणों को समझने में मदद मिल सके। मतलब इसमें क्या होता है, छात्र को एक वे मिल जाता है स्टूडेंट को कि किस तरीके से फॉर्मल और इनफॉर्मल फीडबैक मिलेगा, क्योंकि वो खुद का असेसमेंट करते हैं और उन्हें ये फिर समझ में आता है कि नेक्स्ट स्टेप में लर्निंग के लिए क्या कर सकते हैं या किस तरीके से उन्हें समझने में मदद मिल सकती है, तो वो ये तय कर सकते हैं। encourage peer assessment, सेल्फ असेसमेंट एंड रिफ्लेक्शन। सहकर में मूल्यांकन, आत्म मूल्यांकन और प्रतिबिंब को प्रोत्साहित करना। मतलब इसमें पीयर असेसमेंट को इनकरेज कर सकते हैं, खुद के असेसमेंट को इनकरेज कर सकते हैं, और उनका जो रिफ्लेक्शन है वो भी उनको दिख सकता है जब खुद का असेसमेंट करते हैं। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं रिलेटिव मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। कौन सी मेरिट्स है और कौन सी डिमेरिट्स हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग की और असेसमेंट ऑफ लर्निंग की। तो सबसे पहले जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है वो कौन सा है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है वो समेटिव असेसमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो फोकस ऑन द प्रोसेस। जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है वो किस पर फोकस करता है, प्रक्रिया पर फोकस करता है, यानी कि प्रोसेस पर फोकस करता है। लेकिन जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है वो किस पे फोकस करता है, आउटकम पर फोकस करता है, रिजल्ट पर फोकस करता है, क्योंकि ये हमेशा अंत में होता है। तो क्या सीखा है बच्चों ने उस पर फोकस करता है, उसका असेसमेंट करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, फोकस ऑन द प्रोसेस। इसमें हम फोकस करके मतलब जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से चल रही है और फिर उसमें सुधार कर सकते हैं, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग में सुधार नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग की, मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग टू प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक दैट कैन बी यूज्ड बाय इंस्ट्रक्शन टू इम्प्रूव देयर टीचिंग बाय द स्टूडेंट टू इम्प्रूव देयर लर्निंग। इसमें जो मतलब मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग, इसमें स्टूडेंट की लर्निंग को मॉनिटर कर सकते हैं, और मॉनिटर करने के बाद उन्हें ऑनगोइंग फीडबैक दे सकते हैं। मतलब जैसे वो उनकी लर्निंग चल रही है उसी दौरान क्या कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। दे कैन बी यूज्ड बाय इंस्ट्रक्शन टू इम्प्रूव देयर टीचिंग। इसमें टीचर को भी ये इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि वो किस तरीके से अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करे, और स्टूडेंट को भी सजेस्ट कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि किस तरीके से वो अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करे। असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करें तो प्रोवाइड टीचर एंड स्टूडेंट विथ इंफॉर्मल अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज। इसमें ये पता चलता है कि स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट टीचर को ये पता चलता है कि उनका नॉलेज का लेवल कितना है, उन्होंने कितना नॉलेज प्राप्त किया है, कितना अटेन किया है, इसके बारे में उनको पता चलता है। तो इसमें सुधार नहीं कर सकते हैं।
नेक्स्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग, हेल्प टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड टारगेट। इसमें मतलब हेल्प मिलती है स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है और उनका जो टारगेट है वो क्या है। तो इसके बारे में एक मतलब स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए एक हेल्प मिल जाती है। लेकिन जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, द गोल इज इवेल्युएट स्टूडेंट लर्निंग एट द एंड एन इंस्ट्रक्शनल यूनिट बाय कंपेयरिंग इट अगेन सम सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड सम और बेंचमार्क। इसमें क्या होता है, जो मतलब हमेशा एंड में होता है इंस्ट्रक्शन के, तो इसमें कंपैरिजन हो सकता है, मतलब लेकिन इसमें सुधार नहीं हो सकता है, स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं पता चल सकते, इसमें प्रोग्रेस बच्चों की पता चल सकती है कि उन्होंने क्या अचीव किया है, अचीवमेंट चल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है असेसमेंट फॉर लर्निंग का, हेल्प फैसिलिटी रिकॉग्नाइज वेयर स्टूडेंट आर स्ट्रगलिंग। इसमें मतलब सुविधाओं को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि स्टूडेंट कहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है और एड्रेस प्रॉब्लम्स इमिडिएटली, उस प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हैं इमिडिएटली, तुरंत। लेकिन अगर हम असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करें तो असेस whatever the result of the object being evaluated met the standard of stated of the goals। मतलब जो भी रिजल्ट मिलता है वही असेस कर सकते हैं कि स्टूडेंट ने कितना अचीव किया। और असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है लो स्टेक और लो और नो पॉइंट वैल्यू, लेकिन जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है वो हाई स्टेक है और हाई पॉइंट वैल्यू का होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है वो क्या है, ड्यूरिंग लर्निंग, मतलब जब ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस होती है या ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस जब होती है तब असेसमेंट फॉर लर्निंग होती है, यानी कि फॉर्मेटिव होती है। लेकिन असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होती है आफ्टर लर्निंग, जब लर्निंग कर लेते हैं उसके बाद हम ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग करते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग है, जैसे कि जो भी चीजें उसमें सुधार करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है बैकवर्ड लुकिंग है, उसमें सुधार नहीं कर सकते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग में टीचर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स आर यूजर, इसमें टीचर स्टूडेंट और पेरेंट्स इसको उनका उपयोग करते हैं। लेकिन इसमें असेसमेंट ऑफ लर्निंग में टीचर प्रिंसिपल पॉलिसी मेकर आर यूजर, इसमें टीचर प्रिंसिपल और जो पॉलिसी बनाने वाले लोग होते हैं वो इसका उपयोग करते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग में यूज्ड फॉर व्हाट एंड हाउ टू इम्प्रूव अचीवमेंट, इसमें स्टूडेंट मतलब किस तरीके से अपने अचीवमेंट को इम्प्रूव कर सकता है उसे ये पता चल जाता है। लेकिन असेसमेंट ऑफ लर्निंग में यूज टू क्लियरिफाई स्टूडेंट कॉम्पिटेंसी, स्टूडेंट की क्षमता क्या है उसको ये पता चलता है कि किस तरीके से उसकी स्किल्स है या क्षमता है। यूज टू आइडेंटिफाई एंड रिस्पॉन्ड टू स्टूडेंट नीड्स, मतलब इसमें स्टूडेंट मतलब इसमें क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टूडेंट की नीड क्या है। लेकिन अगर हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करें तो यूज टू रैंक एंड सॉर्ट स्टूडेंट, इसमें जो भी रैंक होता है स्टूडेंट का वो पता चलता है। नेक्स्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग, पर्पस इज टू इम्प्रूव लर्निंग, इसमें इम्प्रूव लर्निंग मतलब जो लर्निंग है उसको सुधार करने का उद्देश्य होता है। और जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होती है इसमें डॉक्यूमेंट अचीवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, इसमें अचीवमेंट मतलब डॉक्यूमेंट अचीवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड के हिसाब से डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो अचीव होता है। नेक्स्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग, प्राइमरी मोटिवेटर जो होता है बिलीव दैट सक्सेस इज अचीवेबल, मतलब इनका बिलीव होता है कि सक्सेस जो है वो अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करें तो प्राइमरी मोटिवेटर जो होता है थ्रेट ऑफ पनिशमेंट प्रॉमिस ऑफ रिवॉर्ड, मतलब जो भी पनिशमेंट होता है या मतलब जो भी अच्छा करते हैं तो क्या होता है, अच्छा होता है, और अगर अच्छा नहीं करते हैं तो रिजल्ट अच्छा नहीं आता। मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, हमेशा कर सकते हैं। लेकिन असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, पीरियोडिक होता है, मतलब वो जब भी जैसे सेमेस्टर अंत होता है तभी कर सकते हैं या फिर यूनिट अंत हो गई तभी कर सकते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग के एग्जांपल्स हैं पीयर असेसमेंट यूजिंग रूब्रिक विथ स्टूडेंट डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। लेकिन असेसमेंट ऑफ लर्निंग के एग्जांपल हैं फाइनल एग्जाम, प्लेसमेंट टेस्ट, स्टेट असेसमेंट, यूनिट टेस्ट, ये सारे असेसमेंट ऑफ लर्निंग के एग्जांपल हैं।
असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज अबाउट अकाउंटेबिलिटी, मतलब असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है वो एक जिम्मेदारी है, लेकिन असेसमेंट फॉर लर्निंग इज अबाउट इम्प्रूवमेंट। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या किसके बारे में है? इम्प्रूवमेंट के बारे में है, कि किस तरीके से सुधार कर सकते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में किसके बारे में है? अकाउंटेबिलिटी, किस तरीके से बच्चा अपनी जिम्मेदारी निभाता है, यानी कि लर्निंग करता है। तो आफ्टर लर्निंग क्या होता है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और बिफोर लर्निंग या ड्यूरिंग लर्निंग में क्या होता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, और असेसमेंट एज लर्निंग क्या है। इन तीनों में डिफरेंस भी आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से हम दोहराते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है वो हम कब करते हैं? ड्यूरिंग लर्निंग टीचिंग प्रोसेस करते हैं, मतलब जब भी शिक्षण या अधिगम की प्रक्रिया चल रही होती है तब हम क्या करते हैं? असेसमेंट फॉर लर्निंग करते हैं। लेकिन असेसमेंट एज लर्निंग में हम क्या करते हैं? सेल्फ स्टूडेंट क्या करता है? सेल्फ असेसमेंट कर सकता है, खुद का, खुद के लिए स्ट्रैटेजी तय कर सकता है। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग कब हो सकता है? सेमेस्टर एंड, एग्जाम एंड, यानी कि जब भी लर्निंग हो जाती है, आफ्टर लर्निंग जब भी लर्निंग हो जाती है उसके बाद जब हम असेसमेंट करते हैं वो क्या कहलाता है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो आई होप आप सभी की कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग की। कोई क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो अच्छी बात है तो जरूर डिस्कस करें। और ऐसे ही बने रहिए मेरे चैनल पे, ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू, शुक्रिया।